Hello everyone. So today we will solve the paper of PSPCL JEE 2013. So we can start with the first question. In a series RLC circuit that is operating above the resonant frequency, the current. ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि when the operating frequency is more than the resonant frequency, then the current lags the applied voltage. You can see in this figure. Yeah, in this figure, if F is greater than Fr, then XL is greater than XC. Okay, if XL is greater than XC, तो आप जानते हैं इंडक्टिव लोड होगा तो करंट क्या करेगा, आपका लैग करेगा अप्लाइड वोल्टेज से। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो पेपर आपका इस प्रकार का डिजाइन है, इसीलिए क्वेश्चंस आपको एक ही साथ दिखाई देंगे पेपर में। वन साइन वेव हैज अ पॉजिटिव गोइंग जीरो क्रॉसिंग एट 15 डिग्री एंड अनदर साइन वेव हैज पॉजिटिव going zero crossing at 55 degree. The angle between the two waveforms is। तो आप जानते हैं जब एक वेव 1 की वैल्यू दिया और एक दूसरी जो है वो वेवफॉर्म 2 की वैल्यू है, अब दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है तो वेवफॉर्म 2 माइनस वेवफॉर्म 1 करेंगे। ओके, तो आपका आंसर कितना आएगा 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप across a 15 kilo ohm resistor is 16 volt, the peak current through the resistor is। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसा आप जानते हैं कि पीक करंट क्या होता है, आप जैसे करंट जानते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका आई आर एम एस, आप जानते हैं बी अपॉन आर पहले फाइंड कर लेंगे। बी कितना आपको दिया है 16 और आर है आपका 15 किलो ओम। ओके, देख सकते हैं आप इधर। उसके बाद आपको पीक यानी कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप जानते हैं इट विल बी द रूट टू आई आर एम एस। ओके, आई आर एम एस आपने फाइंड कर लिया है, रूट टू से आप मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपका आंसर आएगा 1.5 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूस्टर्स आर बेसिकली। तो बूस्टर्स आप जानते हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। ओके, और बूस्टर्स का काम क्या होता है, इट कंट्रोलिंग द वोल्टेज ऑफ द फीडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही सिंपल पेपर है, ओनली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर थ्योरी क्वेश्चंस, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। 60 क्वेश्चंस है ओनली। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी द सेम एज ओमिक रेजिस्टेंस व्हेन। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर कब होगा, जब करंट क्या होगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन में, यानी कि करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Which of the following circuit breakers is preferred for EHT यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन एप्लीकेशन। तो उसके लिए हम यूज करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो जैसा आप देख रहे हैं बीटीएच कैसे निकालेंगे आप, बीटीएच इक्वल्स टू 100 इंटू 120 अपॉन ए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 प्लस 120 प्लस 68। ओके, वोल्टेज डिवीजन रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो 41.67 आपका कितना आएगा वोल्टेज। उसके बाद आपको फाइंड करना है आरटीएच की वैल्यू। आरटीएच कैसे करेंगे, A68 और 100 आपका सीरीज में है, उसके साथ पैरेलल में है 120 ओम, तो आंसर आएगा आपका 41.67 एंड 70 ओम। द फंक्शन ऑफ पोल शूज इन अ डीसी मशीन इज। तो जो पोल शू होता है उसका फंक्शन क्या है, फील्ड कॉइल्स को सपोर्ट करना, रिलक्टेंस को रिड्यूस करना और फ्लक्स को स्प्रेड कर देना यानी कि फैला देना, जिससे हमें एयर गैप में
यूनिफॉर्म फ्लक्स ऑब्टेन हो। अगला है क्वेश्चन कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज बेसिकली, तो जैसा आप जानते हैं एक किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं आपके टू फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। ओके, which single phase AC motor will you select for record players and tape recorders? तो रिकॉर्ड प्लेयर्स और टेप रिकॉर्डर्स के लिए हम हिस्टेरेसिस मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 ओम का रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है 2.2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ। टाइम कांस्टेंट कितना होगा? तो टाइम कांस्टेंट जैसा आप जानते हैं R इंटू सी होता है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 484 माइक्रोसेकंड। इसमें 480 दिया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कैन बी टर्न्ड ऑफ, जैसा आप जानते हैं कि एनोड करंट को कम रिड्यूस करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ बाय फोर्स कम्यूटेशन। द चेंज इन वैल्यू ऑफ एनालॉग सिग्नल ड्यूरिंग द कन्वर्सन प्रोसेस प्रोड्यूसेस व्हाट इज द कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। क्वांटाइजेशन एरर की दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि यह एक डिफरेंस बिटवीन दी इट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एनालॉग सिग्नल एंड द क्लोजेस्ट अवेलेबल डिजिटल वैल्यू। ओके, और क्वांटाइजेशन एरर जो है आपका वो नॉइस को भी इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको हम क्वांटाइजेशन नॉइस भी बोलते हैं किसी भी सैंपल सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट ऑफ द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो एलवीडीटी आप जानते होंगे जैसा पढ़ा है, तो इनमें से जो ऑप्शन है वो आपका कोर है। तो कोर टाइप जो है आपका वो मूविंग पार्ट होता है। जैसा आप जानते हैं एलवीडीटी में ट्रांसफार्मर जिसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं, ठीक है। तो जो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं उनके टर्न्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और आइडेंटिकली प्लेस्ड होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग को सोर्स से कनेक्ट करते हैं जो फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं आपका, और इंड्यूस करते हैं आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स में, ठीक है। और एक मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या होगा आपका डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए, एलवीडीटी के लिए कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि द पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर द डायोड इन द सर्किट इक्वल्स, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 3 वोल्ट, क्योंकि जो पीक इनवर्स वोल्टेज अकर्स होगा, ठीक है, नेगेटिव साइकिल पे, तो वो भी पीक वैल्यू पे होगा, और पीक वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव में 3 वोल्ट, ठीक है, जिसमें आपका डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो 3 वोल्ट आपका क्या होगा आंसर। व्हाट कॉजेस द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेशर ऑन द क्रिस्टल आपका राइट आंसर है। पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जैसा जानते हैं कि एक डिफॉर्मेशन होता है क्रिस्टल का जो प्रेशर की एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, जिससे आपका चार्ज सेपरेशन हो जाता है क्रिस्टल के अंदर, और उसी को हम पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजेटी यानी कि यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज, ठीक है। तो यूजेटी में आपका 1 एमीटर लीड होती है, ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, और 2 बेस लीड्स होती हैं आपकी। Three different points are shown on a DC load line. The upper point represents the, तो देख सकते हैं आप अपर पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैचुरेशन पॉइंट को, ये जो है आपका डीसी लोड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डीसी लोड लाइन पे ये आपसे पूछा गया है 3 डिफरेंट पॉइंट्स, और आपसे पूछा है सबसे अपर पॉइंट, ठीक है। तो अपर पॉइंट जो होता है वो शो क्या किसको करता है, सैचुरेशन पॉइंट को शो करता है। In a variable speed induction motor drive, BYF kept constant over a wide range of its frequency variation. The motor operates in the following mode. तो मोटर जो ऑपरेट करती है वो कांस्टेंट टॉर्क मोड में ऑपरेट करती है। आंसर आपका कांस्टेंट टॉर्क मोड होगा, क्योंकि जो आपका टॉर्क है वो अगर BYF कांस्टेंट रखेंगे आप उस कंडीशन में,
ठीक है। तो कंडीशंस क्या होती हैं कांस्टेंट टॉर्क रखने की? जब बीवाईएफ को आप कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब एनएस माइनस एनआर जो है आपकी उसको कांस्टेंट कर दें तो अभी आपका कांस्टेंट टॉर्क मोड ऑब्टेन हो जाएगा। तो दो मेथड्स हैं उसकी, या फिर आप कह सकते हैं कंडीशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये इक्वेशन दी है आपको डिफरेंशियल, व्हाट इज द डैम्पिंग रेशियो? तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये रहा मेरे पास क्वेश्चन 20 नंबर का, और इस क्वेश्चन को यानी कि जब मैं इसको एक ट्रांसफर फंक्शन के रेशियो में लिखूंगा इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को, तो 8 अपॉन यानी कि ये आउटपुट अपॉन ये पूरा वाला टर्म, ठीक है, एलएचएस वाला 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। आप इसको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा 4 और ओमेगा एन हो जाएगा 2, और 2 जाई ओमेगा एन हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। तो जाई की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी आएगी 0.5, ठीक है। तो 0.5 आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस? तो इनमें से हॉल ट्रांसड्यूसर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में आपको कॉमन लेना था, आप डायरेक्ट मत कर देना क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखा है 2 जाई ओमेगा एन 2। एक्चुअली आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4, ओके। उसकी हेल्प से ओमेगा एन स्क्वायर 4 आया है और 2 जाई ओमेगा एन 2 के बराबर आया है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट्स ऑफ एनी ग्राफ विल बी। तो जैसा आप जानते हैं कि नंबर ऑफ फंडामेंटल कट सेट्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ ट्विक्स के बराबर होते हैं, और अगर इधर ट्राई सेट्स लिखा हुआ होता तो वो आपके नंबर ऑफ लिंक्स के बराबर होते, ठीक है। तो ट्राई सेट्स नंबर ऑफ लिंक्स और कट सेट्स नंबर ऑफ ट्विक्स। एन इलेक्ट्रिक करंट इज द movement of free electrons predominantly in one direction. A current is said to be alternating when it changes in both magnitude and direction. तो ये सिंपल से क्वेश्चन है कुछ। The direction of current in an AC circuit varies from instant to instant. Fleming left hand rule is applicable to motor or right hand rule is for generator. The generator develops an electric power by electromagnetic induction. The frequency of a voltage at the secondary is equal to the primary. The एक्चुअली इधर आपका ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए था क्वेश्चन में। A example of solid state devices is Zener diode. Next question है, ratings on a capacitor are given 25 microfarad 12 volt. Also a plus sign is written near to of one of its terminals the capacitor is, okay। तो ये जो रेटिंग का कैपेसिटर है 25 माइक्रोफैरेड एंड 12 वोल्ट, ये आपका होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि नॉन कन्वेंशनल, तो इंटरमिटेंसी, लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी, अवेलेबल इन लो एनर्जी डेंसिटीज, ये आपके क्या है सर, डिसएडवांटेजेस हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following power plants is most reliable? तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या आपका मोस्ट रिलायबल? ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट्स जनरेटिंग स्टेशन टू अ स्विचिंग स्टेशन। A three-phase four-wire system is commonly used for secondary distribution. Which of the following is usually not the generating voltage? तो इनमें से जनरेटिंग वोल्टेज कौन सा नहीं है, 12.5 kV। The highest transmission voltage 765 kV, जो कि इसमें मिसिंग है 750 kV अगर ऐसे कंडीशन आती है तो, ठीक है। DC motors are still preferred for use in electric excavators, steel mills and cranes. तो क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, केवल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है नॉर्मल सा। द एब्सोल्यूट measurement of resistance involves the measurement of
आंसर length and time or velocity. So either A or C is the option. Open loop control system is one in which the control action is independent of the desired input output. Electric appliances are not connected in series because appliances have different current reading. Questions are so simple. अगर मैं पेपर को ना भी बताते चलूं तो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से. Insulation resistance of earth of an installation should be nearly 1 मेगा ओम. तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा की बात हो रही है. ठीक है. द यूनिट ऑफ illumination is lux. Hysteresis loss at constant B by F ratio in a transformer depends on. ओके. तो B by F रेशियो यानी कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे आपका हिस्टेरेसिस लॉ डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं PH जो होता है आपका KF BM की पावर 1.6 और B क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी. ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट द आयरन लॉसेस आर नेग्लिजिबल, क्योंकि जो आपके म्यूचुअल फ्लक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं. ओके. आयरन लॉस आप जानते हैं इट्स डिपेंड ऑन द वोल्टेज. ओके. और उसको क्या बोलते हैं हम, आयरन लॉस नेग्लिजिबल. ठीक है. आयरन लॉस फाइंड करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट के लिए कॉपर लॉसेस का हम डिटरमाइन करते हैं. ओके. तो आंसर क्या होगा इसमें, म्यूचुअल फ्लक्स कैसा होगा आपका, स्मॉल होगा. A transformer has maximum efficiency at 3/4 of full load. The ratio of its iron loss and full load copper loss. तो आपको 3/4 दिया है इक्वल्स टू रूट PI अपॉन PCU. जब आप PI अपॉन PCU को सॉल्व करेंगे तो आपका स्क्वायरिंग हो जाएगी दोनों सब, तो 9/16 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा. If the field circuit resistance of the DC generator exceed its critical value, then the generator fails to build up. इस कंडीशन में यानी कि जब इफ द फील्ड सर्किट जो है आपका डीसी जनरेटर का वो क्रिटिकल वैल्यू से यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो जनरेटर फील्ड्स क्या कर जाएगा, वो फ्लक्स को बिल्डअप नहीं कर पाएगा. द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स in the armature winding of the 4-pole wave connected DC machine having 28 coil side edge. वेव कनेक्टेड दिया है, कहाँ है वेव कनेक्टेड, तो वेव कनेक्टेड में क्या होता है, आर्मेचर पाथ इक्वल्स टू 2. तो आंसर क्या होगा आपका 2. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इफ शंट जनरेटर डिलीवर्स 100 एम्पियर ओके at 200 volt and the resistance of the shunt field and armature are इतना, the generated EMF. तो EMF आप अच्छे से जानते हैं B plus IA RA. B आपको 200 गिवन है और IA कैसे निकालेंगे, तो IA की वैल्यू होती है IL plus ISH. ओके. आपको IL की वैल्यू गिवन है 100 एम्पियर और ISH निकालने के लिए B अपॉन RSH करना पड़ेगा. B आपको गिवन है 200 और RSH गिवन है आपको 100. इसको सॉल्व करने पे आएगा 102. ठीक है. 102 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 0.01. सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 201.02. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैक EMF ऑफ अ मोटर एट द मोमेंट ऑफ स्टार्टिंग. बैक EMF स्टार्टिंग में 0 होता है. ओके. In a DC series motor, the torque developed is 20 Newton meter at 10 ampere. If the load current is doubled, the new torque will be. तो जैसा आप जानते हैं डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क जो होता है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. तो T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. आपको T2 फाइंड करना है और I1 अपॉन I2 यानी कि 1 अपॉन 2. ठीक है. तो 2 का स्क्वायर इंटू और T1 की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो 20 इंटू 4 यानी कि 80 न्यूटन मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि
at slip equals to infinity, the torque of a 3-phase induction motor is। तो टॉर्क उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका, टॉर्क 3/ओमेगा s इंटू एस E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस स्लिप इंटू x2 का होल स्क्वायर। तो स्लिप इनफाइनाइट होगा तो आपका जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Synchronous motor, when a synchronous motor is started, the field winding is initially short circuited। A MOSFET has how many terminal? तो MOSFET जो होता है उसके टर्मिनल्स क्या होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन। ओके, तो जो MOSFET है आपका उसके 4 टर्मिनल गेट होते हैं, एक आपकी बॉडी भी होती है, सो 3 भी हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी डिजाइनिंग पे। ओके, तो बॉडी भी होती है इसमें, तो 3 भी हो सकते हैं, गेट, सोर्स, ड्रेन, और गेट, सोर्स, ड्रेन और बॉडी। In the given circuit, what will be the voltage be across R2 when after 25 microsecond the switch is moved to position 2? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इनिशियल करंट यानी कि आई नॉट की वैल्यू। ठीक है, जैसे आप आई नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि स्विच आपका कहाँ है, पोजीशन 1 पे, इनिशियल वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो वोल्टेज कितना आपका 14, और 120 प्लस 820 कितना हो जाएगा आपका 840 और 940। ठीक है, तो इसका आएगा आपका लगभग 14.9 मिली एम्पियर्स। ठीक है, अब उसके बाद स्विच को हम कनेक्ट कर देते हैं पोजीशन 2 पे। तो जब स्विच को पोजीशन 2 पे कनेक्ट कर देंगे, कोई सोर्स ही कनेक्टेड नहीं है, तो स्टेडी स्टेट करंट क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, एल अपॉन आर। एल आपको गिवन है 100 मिली हेनरी, अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1380, अगर सबको ऐड कर देंगे आप। ठीक है, 820 और 560, क्योंकि इधर कनेक्टेड है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 820 प्लस 560 हो जाएगा 1380। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 72.46 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, टाइम कांस्टेंट आ गया। अब फाइनली आई एल की जो वैल्यू होगी वो आई नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ होगी। ठीक है, आई नॉट क्या होता है आपका, आई नॉट हमने निकाला कितना था 14.9, तो 14.9 e की पावर माइनस टी, यानी कि टाइम आपको कितना दिया है, गिवन 25 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, माइनस 25 माइक्रो सेकेंड अपॉन टाउ यानी कि एल अपॉन आर। एल अपॉन आर कितना है आपका 70.46 माइक्रो सेकेंड। इन दोनों को सॉल्व करने पे 10.56 मिली एम्पियर आपका क्या रहेगा। ठीक है, करंट की वैल्यू आ जाएगी। आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस R3। ठीक है, तो इस R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो IL इंटू R3 होगा। ठीक है, तो IL की वैल्यू हमने निकाल ली है 10.56, और R3 की वैल्यू आपकी 560। 10.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.9 के अप्रोक्स। ठीक है, 5.9 आपका क्या होगा, आंसर होगा। Which two values are plotted on a BH curve graph? तो जैसा आप जानते हैं फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, दो B और H कर्व। आ मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन है। तो हमने पिछले वीडियो में नॉन मिनिमम फेज देखा था, अब मिनिमम फेज की बात हो रही है। तो कोई भी पोल और कोई भी जीरो राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में नहीं होना चाहिए, और ऑन द जे ओमेगा एक्सिस, या फिर कह सकते हैं ओरिजिन एक्सिस पे। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट टाइम कांस्टेंट अ ट्रांजिएंट करंट हैज चेंज्ड वाई। तो वैल्यूज आपसे पूछी हैं, वैल्यूज होगी आपकी 63.2, और जो रिमेनिंग होगी वो होगी 36.8।
द टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कैसा होगा, 100 और 370 आपके पैरेलल में, इन दोनों को सॉल्व करेंगे पैरेलल में, उसके बाद आपको जोड़ देना है 450 मिली हेनरी के साथ। तो आपका आंसर आएगा, एल की वैल्यू जो आएगी 528.7 के अप्रोक्स आएगी। आपसे पूछा है टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL इक्वल्स टू 2πfL, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा 23.3 किलो ओम। What kVA rating is required for a transformer that must handle a maximum load current of 8 ampere with the secondary voltage of 2 kV? kVA रेटिंग आपको फाइंड करना है। kVA रेटिंग आप जानते हैं, वो फॉर्मूला होता है kVA इक्वल्स टू B2I2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 8 दूनी क्या आ जाएगा आपका, 8 टू 16 kVA। तो ये तो हो गया आपके पेपर खत्म। ठीक है, 60 क्वेश्चन थे, इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा जनरल नॉलेज। तो ये 2013 का पेपर था, तब क्वेश्चन शायद कम ही आते होंगे। ठीक है।